मेरा नाम आदित्य पांडे हुआ। मैं पटना का रेज़िडेंट हूँ एंड मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो पटना बिहार से ही हुई है और उसके बाद कुछ समय के लिए, एक थोड़े से टाइम फ्रेम के लिए, मैं गुजरात के जामनगर में मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद मैं वापस आता हूँ और उसके बाद मैंने अपनी 12th की जो पढ़ाई है, वो पटना में एक विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग। मैंने वहाँ से पढ़ाई करी है और 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, जो कि फगवाड़ा में है। फगवाड़ा पंजाब में आता है। पर चूँकि हमारी जो रुचि थी, वो अभियांत्रिकी में बहुत ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से हमने अपने वो कहते हैं ना कि वोकेशन चेंज किया। हमने कहा कि भाई हम थोड़ा करियर ओरिएंटेशन के लिए कुछ और करते हैं। तो करियर ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए हमने क्या किया कि हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर हमारी कॉम्पिटेंसी लाई कहाँ करती है। तो हमने क्या किया कि हमने उसके बाद जो पीपल्स मैनेजमेंट होता है, कनेक्टिंग विद द पीपल, नोइंग पीपल, हमने उसके कारण क्या हुआ कि आईएमएस पटना में हम मार्केटिंग पर्सन थे। तो आईएमएस पटना के मार्केटिंग पर्सन होने के कारण आई आई बिलीव्ड कि मेरी जो कॉम्पिटेंसी है, वो मार्केटिंग में ज़्यादा लाई करती है। और उसके बाद मैंने कैट दिया, कैट क्वालिफाई किया। उसके बाद हम आईआईटी रुड़की चले गए। आईआईटी रुड़की में हमने पढ़ाई करी। वहाँ पर पढ़ाई करने के बाद हम आईसीआईसीआई बैंक में प्लेस हुए। आईसीआईसीआई बैंक में हम एक बहुत ही नीश रोल को कैटर कर रहे थे, जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का सिंपल मतलब होता है फोर्जिंग एन अलायंस बिटवीन टू पीपल हु कैन क्रिएट अ एटमॉस्फेयर वेयर एवरीबॉडी इज प्रॉफिटेबल। कस्टमर्स को कुछ फायदा मिल जाता है, बैंक्स के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं और जो ओईएम्स होती हैं विच इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, उनके प्रोडक्ट थोड़े सेल हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। और इस तरीके से मेरी जो बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ माई इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ, वो मैंने बता दिया। फिर वन फाइन इवनिंग मैंने वो कहते हैं ना कि वक्त तो था, काम भी बहुत अच्छा था, नीश रोल था, मज़ा भी बहुत आ रहा था। पर अचानक से फिर एक दिन हमें लगा कि हमें वो करना है जो हमें करना चाहिए, व्हिच वाज़ गोइंग फॉर द हाईएस्ट थिंग, व्हिच इज़ माय यूपीएससी, व्हिच आई ऑलरेडी वांटेड टू डू। तो मैंने एक दिन रिज़ाइन कर दिया एंड आई गॉट इंटू दिस प्रिपरेशन मोड व्हिच इज़ यूपीएससी। पहले तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था हमें कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा बहुत आइडिया था, सिलेबस पढ़ लिया था हमने, थोड़ी बहुत जानकारी तो थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप इस जंग के लिए आते हो, तब पता चलता है कि एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि आखिर मेरी तैयारी कैसे शुरू हुई। तो मेरी तैयारी में सबसे ज़्यादा मैंने क्या किया था कि सबसे पहले मैंने बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स उठा लिए थे। बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स बोले तो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक-एक बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमें ना पता चले। बहुत आसानी से पता चल जाती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं जो कि तैयारी कर रहे होते हैं और अगर आपके फ्रेंड्स नहीं भी हैं, तो आज के डिजिटल वर्ल्ड में ना इस यूट्यूब के भी माध्यम से, इनफैक्ट ये जो चैनल है, आप इस चैनल पे भी जाएँगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपर्स होंगे मेरे से पहले जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताई होगी। तो जब आप उन उन टॉपर्स को सुनेंगे और कुछ नोट डाउन करेंगे तो आपको बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स तो पता चल जाते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उस फ्रेंड ने मुझे जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो बता दिया। जैसे अब मैं डायरेक्टली उस मोड में ही आ जाता हूँ क्योंकि जब मुझे वो चीज़ें बतानी ही हैं, तो व्हाई नॉट डिस्कस इट एज़ अ स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ अ थिंग। तो देखिए ये जो परीक्षा है ना, ये 3 फेजेज़ का है। एक प्रीलिम्स, दूसरा हमारा मेंस का पेपर और तीसरा हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट और व्हिच यू पीपल कॉल एज़ इंटरव्यू टेस्ट। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो हमारा प्रीलिम्स फेज है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। उसमें 2 पेपर होते हैं। द फर्स्ट पेपर इज़ नोन एज़ जनरल स्टडीज़ एंड द सेकंड पेपर इज़ नोन एज़ सीसैट पेपर, जो कि मोस्टली आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि प्रीलिम्स की पढ़ाई मत ज़्यादा करो, मेंस की पढ़ाई ज़्यादा करो। प्रीलिम्स अगर क्लियर नहीं होगा तो मेंस क्या लिखोगे तुम? तो देखिए मैं इन डिलेमास को डील करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा बस वो मानना है, जो मेरे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा और मेरा ऐसा मानना है कि वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस बहुत सारे लोगों के होंगे। तो मैंने जब बहुत ही बेसिक सिलेबस को जब देखना शुरू किया, जब मैंने प्रीलिम्स के एक-एक सब्जेक्ट के फोकस किया, जैसे आप पॉलिटी उठा लो, तो पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें होंगी कि भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, फंडामेंटल राइट्स होती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, डीपीएसपी होता है। उसके अलावा फिर आप राज्य सरकारों में आ जाते हैं, केंद्र सरकारों में आ जाते हैं, जुडिशरी होता है, ऑर्गन्स ऑफ स्टेट होते हैं। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी, तो मैंने यही कोरिलेट किया, इन्फरेंस निकाला कि ये जो टॉपिक्स हैं ना, इनका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मेंस पेपर में भी है। मतलब कि ये टॉपिक्स इतने अलग नहीं है, नाम अलग हो सकता है, पर इन टॉपिक्स का ही रेप्लिकेशन है हमारे मेंस के पेपर में। और पूरा का पूरा प्रीलिम्स जो है ना, वो अप्रॉक्सिमेटली 65 to 70% ऑफ द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स entirely is replicated into your mains।
तो हमें इस बात पे फ़ोकस करना होगा कि हम जो कर रहे हैं, उसका दिशा निर्देशन किस तरीके से जा रहा है। तो शुरू में तो चूँकि हमने नौकरी छोड़ के जब हम आए थे, तो हमें ये दिशा निर्देश नहीं था और वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। खैर विवेकानंद ने तो ये भी कहा है कि कभी-कभी हमें दूसरे की गलतियों से भी सीखना चाहिए। पर वो कहते हैं ना कि शायद इतने समझदार हम उस समय नहीं थे। तो मैंने अपनी गलतियों से सीखा और इस कन्क्लूज़न पर आए कि प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है ना हाइली इंटीग्रेटेड है। तो बाय द टाइम आई केम टू माय थर्ड अटेम्प्ट वो इंटीग्रेशन इतना हाई हो चुका था कि मैंने पढ़ा प्रीलिम्स के लिए ही था मोस्टली, पर वो इस तरीके से था कि मेंस का पूरा सिलेबस कवर हो रहा हो। क्योंकि मेंस में जब आप लिखने जाते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे या कैसे भी लिख दोगे। अगर आपने पढ़ाई की है, तो आप आराम से लिख लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जब तक आप समझ पाते हो ना, तब तक या तो एक वक़्त लग जाता है, या तो टाइम निकल जाता है। खैर मैं बहुत क्लियर था कि मुझे तो करना है, तो आते हैं प्रीलिम्स पे। तो मैंने तीसरे अटेम्प्ट के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ जो फ़ॉलो करी थी, वो यही करी थी कि मैंने बहुत क्लियर कट पढ़ा कि मैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं उस चीज़ के लिए पढ़ रहा हूँ जो आता है। इट मीन्स टू क्लियर द एग्ज़ामिनेशन। तो मैंने अपना पूरा फ़ोकस प्री प्लस मेंस हो गया। तो सबसे पहले मैं पॉलिटी को उठाता हूँ। पॉलिटी के लिए एक बहुत ही प्यारी बुक आती है लक्ष्मीकांत की। लक्ष्मीकांत की बुक एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है और अभी तक मेरा मानना है कि पिछले साल के भी जो क्वेश्चन्स आए थे, अगर आप उससे पढ़ोगे, तो मोर और लेस क्वेश्चन्स डील होंगे। हाँ, कुछ-कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो कि करंट पे ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं, पर मेरा मानना है कि अगर आपकी स्टैटिक बहुत अच्छी है ना, तो करंट के भी क्वेश्चन्स डील हो जाते हैं। तो आप अगर टाइम बाउंड हो कि आपको अगले साल के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो, देयर आर ओनली 11 मंथ्स इन द नेक्स्ट ईयर, तो फिर मैं कहूँगा कि फिर आपको एनसीईआरटी उठाने की ज़रूरत नहीं है पॉलिटी के लिए। आप चुपचाप लक्ष्मीकांत को उठाइए, उसको पढ़ के खत्म करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए और सेकंड टाइम में उसके क्रिस्प नोट्स बना लीजिए। क्योंकि जब पहली बार आप किताब पढ़ेंगे तो इट विल हार्डली टेक यू 18-20 डेज़ और उसके बाद आप क्या करोगे कि चुपचाप उसके नोट्स बना लोगे। चुपचाप क्या बनाना है यार, मतलब जैसे मन करे बना लो। मतलब अल्टीमेटली इट शुड सर्व योर पर्पस। सेकंड हम आते हैं दूसरा पेपर जो कि है इकोनॉमी का पेपर। सी इकोनॉमी के लिए ना एक एजुकेटर है मुरनाल सर करके। मुरनाल पटेल की आप इकोनॉमी पढ़िए। यूट्यूब पे उन्होंने बहुत ही वो कहते हैं ना कि फ्री में रखा हुआ है उन्होंने अपना पूरा का पूरा कंटेंट। भाई मैंने वहीं से पढ़ा। कंप्लीटली मैंने और कहीं से उनकी पीडीएफ जुगाड़ हो गई थी। वो कहते हैं ना कि उस समय हमारा टेलीग्राम इतना ज़्यादा आउट बाउंड नहीं था। तो उस समय टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाती थी। तो मुरनाल सर की अगर आपको पीडीएफ मिल जाती है, तो आप उनकी वीडियोज़ को यूट्यूब से देखिए जो फ्री में पड़ी हुई हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स चेंज नहीं होते हैं, इन्फ्लेशन चेंज नहीं होगा, अकाउंटिंग प्रोसेसेस इतने जल्दी चेंज नहीं होते हैं, इट टेक्स अ लाइफ टाइम। तो इतनी जो चीज़ें इतनी जल्दी चेंज नहीं हो रही हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, स्टैटिक हैं, आप वो तो एक सोर्स से तो पढ़ ही सकते हो। इसके अलावा भी मल्टीपल सोर्सेज़ आर देयर ऑन यूट्यूब व्हिच आर फ्रीली अवेलेबल। आप उनको पढ़िए और निश्चिंत रहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि मुनाल सर के नोट्स को कैसे इंटीग्रेट करना है हमारे उनके पुराने वाले वीडियोस के साथ। तो सी अभी जैसा मुझे सुनने में आ रहा है, बच्चे कहते हैं कि उनका नोट्स बहुत बल्की हो गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है ना। आप अगर उनके नोट्स को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि उनके नोट्स में करंट अफेयर्स भी आ जाता है। तो टेक्निकली यू आर कवरिंग योर एंटायर करंट अफेयर्स आल्सो। तो एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक पार्ट आप खत्म हो रहा है और नॉट ओनली दैट, मुनाल की जो इकोनॉमी पोर्शन है ना, वो कंप्लीटली फोकस्ड ऑन मेंस आल्सो रहता है। तो अगर आप वो कर लोगे, तो आपका जीएस 3 का एक मेजर पोर्शन भी खत्म हो जाता है। तो मेरा मानना है कि वर्थ तो है, पर इट इज़ कंप्लीटली अप टू यू। आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है देन यू विल हैव टू फाइंड सम अल्टरनेटिव सोर्सेज़ लाइक रमेश सिंह या फिर आप श्रीराम आईएएस की जो येलो बुक आती है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। मैंने 1-2 चैप्टर्स पढ़े थे, आई फाइंड इट गुड, बट चूँकि मेरी ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर थी, आईआईटी रुड़की के दौरान मैंने इकोनॉमी पढ़ा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर हम आते हैं तीसरा सब्जेक्ट जो कि है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैं थोड़ा-सा डिफर करूँगा, इसलिए क्योंकि मैं जनरली कहता हूँ कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि ज्योग्राफी के लिए ना एनसीईआरटी की 11th एंड 12th की जो किताब है ना, इतने प्यार से लिखी हुई है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब उससे बेटर आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, पर जिसको कहते हैं ना बेसिक्स, वो बहुत ही प्यार से समझाई हुई है। तो आप चुपचाप 11th-12th की ज्योग्राफी उठाइए और आई थिंक 110-115 पेजेज़ रहते हैं उनमें, आप उसको खत्म कर जाइए। और खत्म करने के बाद क्या करना है, सिंपली पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करिए। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो रिवाइज़ करिए। और जब भी कोई ऐसा कोई टॉपिक मिलता है आपको, जो कि स्टैंड अलोन टॉपिक है, जो आपको लगता है कि एनसीईआरटी से नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे मैं अभी लाइव यहाँ पे एक सेशन दे रहा हूँ, वैसे ही किसी न किसी एजुकेटर ने, किसी न किसी लर्नर ने कुछ न कुछ वीडियो बना करके उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपडेट किया हुआ होगा और यही काम आप भी कर सकते हैं। तो आप उनसे जा करके उस चीज़ को फ़ायदा उठा लीजिए। तो इस तरीके से मैंने पॉलिटी खत्म कर दिया, मैंने इकोनॉमी का आपको तरीका बता दिया और मैंने आपको ज्योग्राफी का तरीका बता दिया।
ज्योग्राफी का एक छोटा भाई है। बहुत सारे लोग इससे अब चिढ़ जाएँगे, बट मेरा मानना है कि एनवायरनमेंट इज़ अ कनेक्टेड टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी ओनली। तो आप या तो उसको अलग करके पढ़िए या तो साथ में पढ़िए। तो ज्योग्राफी के लिए स्पेशली ज्योग्राफी जैसे ही आप खत्म करते हो, तो जब आप एनवायरनमेंट उठाते हो, जो कि जैसा कि मैंने ब कहा कि एनवायरनमेंट अगर मैंने हेर-फेर किया है टर्म्स में तो आई एम सॉरी फॉर दैट। कहने का पर्पस मेरा ये था कि जो एनवायरनमेंट है, वो ज्योग्राफी का छोटा भाई है। तो एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ी प्यारी बुक आती है शंकर आईएएस। अब शंकर आईएएस का चैलेंज क्या है ना कि थोड़ी मोटी है और अभी वक़्त के साथ वो थोड़ी और मोटी होती जाएगी क्योंकि कन्वेंशन्स ऐड होंगे, स्टैट्यूट्स ऐड होंगे, नेशनल पार्क्स ऐड होंगे, रामसर साइट्स ऐड होंगे, फिर मल्टीपल लॉज़ ऐड होंगी जो कि हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकारें बनाती रहती हैं उनके ऊपर। अब तकलीफ क्या होती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें स्टैटिक और करंट को लिंक कैसे करना है। तो देखिए बहुत ही क्लियर कट रहिए कि इस जो पूरी की पूरी शंकर आईएएस है ना, उसका एक मेजर पोर्शन जो कि फर्स्ट आई थिंक 200 टू 50 पेजेज़ जो हैं, वो पूरा का पूरा स्टैटिक है। उसमें आप स्पीशीज़ डील्ट होंगी, कार्बन कार्बन साइकिल डेल्ट होगा एंड मल्टीपल थिंग्स जो कि स्टैटिक इन नेचर है। अगर आप उनको पढ़ के नोट्स नहीं भी बनाओगे तो चलेगा क्योंकि एनवायरनमेंट इज़ समथिंग व्हिच इज़ डूएबल। आप पढ़ोगे वो आपके वो कहते हैं ना मस्तिष्क में बैठ जाएगा। तो आप वो काम कर सकते हैं। अब आते हैं उसके डायनामिक पोर्शन पे। डायनामिक पोर्शन से कहने का सिंपल मतलब इतना है कि देयर आर मल्टीपल कन्वेंशंस। जैसे स्पीशीज़ को बचाने के कन्वेंशन होंगे, 1972 के कारण कुछ होगा, 1982 के कारण कुछ होगा, 2002 के कारण कुछ होगा, 92 में हमारा जो जिसको हम कहते हैं ना कि वो हमारी जो यूएनएफसीसी बनी थी, जो सेकंड बनी थी, उसके बाद एक और उसमें बनेंगी। तो ये जो 3 जो ब्रदर बने थे, तो वो 10-10 साल के अंतराल पे आती थी। मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है? तो आप उस पार्ट को क्या करेंगे कि अपने किसी भी रफ सीट में, एक खाली ब्लैंक सीट में, नॉट एक्ज़ैक्टली रफ, बट एक ब्लैंक सीट में आप उनको एक जगह लिख करके ना, एक साथ रख लेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप रिवाइज़ करेंगे, तो आपको मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।